पर है। तो दो वेक्टर के गुणा में दो तरह से हम लोग देखते हैं, एक हो गया मैग्नीट्यूड के तरफ से देखना और एक हो गया डायरेक्शन के तरफ से देखना। कि दो वेक्टर को अगर गुणा करते हैं, ये डिफाइन ही किया गया है, दो वेक्टर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं, एक मैग्नीट्यूड के दृष्टिकोण से और एक डायरेक्शन के दृष्टिकोण से। तो दोनों को हम लोग जैसे कि स्केलर जो हम लोग बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, यानी ऐसा प्रोडक्ट जो स्केलर रिजल्ट छोड़े। एक होता है, आगे पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जिसका आउटपुट वेक्टर हो। ठीक है, तो दोनों को हम लोग बारी बारी से पढ़े हैं। तो पहला ये चीज़ है आपको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसके बारे में कहा जाता है कि यदि ए एवं बी दो वेक्टर हो तो इसके डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी के द्वारा सूचित किया जाता है, जहां ए डॉट बी जो है वो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है, जिसको हम लोग सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी को ए के मैग्नीट्यूड को स्मॉल ए, बी के मैग्नीट्यूड को स्मॉल बी, और कॉस थीटा तो आपको रहेगा ही। यानी दो वेक्टर है, एक वेक्टर को मानिए ए, एक वेक्टर को मानिए बी, और इस दोनों के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो ए डॉट बी निकालने का टेक्निक है कि ए का मैग्नीट्यूड लीजिए, बी का मैग्नीट्यूड लीजिए, और दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसमें कॉस लगा दीजिए, कॉस थीटा। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी निकालने का ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दो वेक्टर के बीच अगर एंगल निकालना हो, इसी टेक्निक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो अगर यहाँ से कॉस थीटा हम निकालें तो इस दोनों से क्या करेंगे, डिवाइड मारेंगे इसमें। तो ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो ऐसा हो सकता है कि ए डॉट बी आपको पॉजिटिव भी आ जाए, या हो सकता है कि ए डॉट बी आपको नेगेटिव भी आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसको अगर पॉजिटिव रखते हैं, यानी फॉर एक्यूट एंगल, फॉर एक्यूट एंगल मतलब न्यूनकोण के लिए, न्यूनकोण के लिए अगर आप एंगल निकालना चाहते हैं तो ये ए डॉट बी में भी क्या करना, आपको मैग्नीट्यूड लगा देना है। तो उससे क्या होगा कि ऊपर जो निगेटिव भी आएगा तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, तो उससे आपको जो थीटा होगा उसका वैल्यू 0 से 90 के बीच मिलेगा। और इस फॉर्मूला के द्वारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 10.3, जिसमें पहला नंबर सवाल अगर देखें, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो आपको क्या दिया हुआ है कि ए और बी के बीच का एंगल ज्ञात करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो √3 है, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, और ए डॉट बी जो है ये आपको √6 है। तो बोल रहा है ए और बी के बीच का एंगल ज्ञात करें। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है इसका डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी चूंकि √6 है, इसका मैग्नीट्यूड √6 ही होगा। ए का मैग्नीट्यूड आपको √3 हो गया और बी का मैग्नीट्यूड आपको 2 हो गया। तो √6 को आप √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो इससे कटेगा ये, इससे ये भी कटेगा, यानी √2
और नीचे में 2 को आप √2 गुना √2 लिख सकते हैं, तो कटेगा ये, यानी 1/√2 हुआ। और अब बोलिए कि कॉस कितना का वैल्यू 1/√2, तो कॉस π/4 का वैल्यू 45 का वैल्यू, तो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो थीटा बराबर अल्फा, यानी थीटा का वैल्यू हो गया π/4, और यही दोनों वेक्टर के मध्य का एंगल हुआ। हम लोगों ने अभी देखा है कि A डॉट B जो है वो A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है। अगर इससे कुछ हम लोग पॉइंट्स निकालें, क्या पॉइंट्स है सो देखिए कि यदि थीटा जो है ये 0 डिग्री का हो, कहने का ये मतलब हुआ एक वेक्टर है ये A, दूसरा वेक्टर कैसे लिए थे, ऐसे लिए थे ना, और बोले थे कि बीच का एंगल जो है वो थीटा हो। तो मान लीजिए 0 डिग्री का मतलब हुआ कि ये B जो वेक्टर है वो A पर ही है, यानी इसी के ऊपर जो है वेक्टर B भी है, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर जो है लाई कर गया है, मतलब स्थित है, समझिए कॉलिनियर हो गया। वो क्या हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, थीटा का वैल्यू, तो अगर ये वैल्यू इसमें डालें तो A डॉट B आपको हो जाएगा A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1, यानी A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यानी दोनों के बीच का एंगल अगर 0 हो तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का गुणनफल ही जो है वो उसका फाइनल रिजल्ट, फाइनल वैल्यू होता है। ठीक है। दूसरा केस अगर देखें इसका, यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, 90 का ये मतलब हो गया कि एक वेक्टर अगर A इधर है तो दूसरा वेक्टर जो है जस्ट इधर की तरफ होना चाहिए, ताकि दोनों के बीच कितना कोण बने, 90 का कोण बने। तो इस कंडीशन में अगर आप A डॉट B निकालते हैं तो ये होगा A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos 90 डिग्री, क्योंकि A डॉट B का फॉर्मूला तो यही ना पढ़े हैं, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ये 0 क्या करेगा, सबको 0 कर देगा, यानी A डॉट B जो है ये आपको 0 हो जाएगा। और ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको अगर कभी भी चेक करने के लिए दे कि दो वेक्टर लंब है, कभी भी आपको ये दे कि दो वेक्टर लंब है, तो आपका काम है उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना, और यदि उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो आपको बोलना है कि वो दोनों वेक्टर आपस में लंब होगा। 90% केस में हम लोग इसी रूल का इस्तेमाल करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को 0 कर देंगे अगर, तो उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, लंब है। यानी कि यहाँ लिख देते हैं वो चीज, अर्थात दो वेक्टर A एवं B परस्पर लंब होंगे, परस्पर लंब होंगे यदि A डॉट B 0 हो। अगर A डॉट B 0 होगा तो उसको आप लंब कहेंगे, और यदि लंब है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ही। समझ गए। अगला देखिए, कोई वेक्टर A है और इस A का अगर A के साथ खुद हम डॉट प्रोडक्ट लें तो बोलिए क्या होगा, A का मैग्नीट्यूड, फिर लिखेंगे A का मैग्नीट्यूड, और A वेक्टर का खुद A के साथ कितना कोण बनेगा, किसी वेक्टर का खुद के साथ कोण जो बनता है वो 0 डिग्री बनता है, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये A का मैग्नीट्यूड इंटू A का मैग्नीट्यूड होगा। जो जब ये दोनों सेम है तो इसको A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और किसी भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर लिखते हैं या किसी का भी अगर मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो इस मॉडुलस के साइन और स्क्वायर को अगर छोड़ दें तो आप इसे A स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि A डॉट A जो है वो A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, जो केवल A स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। और इसी तरीक़ा से देखिए एक टर्म आपको और बता रहे हैं, जैसे कहीं B स्क्वायर लिखा हुआ, आप इसको वेक्टर B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, और वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब हो गया ये B डॉट B है। क्या है, ये B डॉट B है। कहीं C स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और इसको आप वेक्टर C डॉट वेक्टर C लिख सकते हैं।
यानी जिस तरह से बाईं तरफ से दाईं तरफ पहुंच सकते हैं वैसे ही दाईं तरफ से बाईं तरफ भी पहुंचा जा सकता है। आगे अगर देखें हम लोग तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो आपको बताए थे एक्स एक्सिस के दिशा में यूनिट वेक्टर को आई कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस की दिशा में जे कैप होता है और जेड एक्सिस की दिशा में के कैप होता है। चूंकि ये तीनों ही आपस में लंब होता है, तीनों एक्सिस, इसका मतलब हो गया आई जे के भी आपको परस्पर लंब होगा। अब देखिए इसका कुछ चाहते हैं हम रिलेशन निकालना आपस में, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज़ करके हम कुछ और रिजल्ट निकालेंगे। पहला देखिए रिजल्ट क्या है, आई का डॉट हम आई के साथ लेंगे तो रूल वही हो जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री, क्योंकि आई वेक्टर खुद आई के साथ 0 डिग्री कोण बनाएगा। आई यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये भी आपको 1 होगा और cos 0 का वैल्यू भी 1 होता है। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। यानी आई डॉट आई जो है ये 1 होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर अभी का कॉन्सेप्ट आप लगाते, अभी जो बताए थे कि आई डॉट आई जो है अभी जस्ट जो पढ़े थे कि आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि आप पढ़े हुए हैं ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। किसी वेक्टर का खुद के साथ अगर डॉट ले तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है और आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही न होगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे आई डॉट आई आपको 1 हुआ है वैसे ही जे डॉट जे और के डॉट के भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि सिमिलरली कि जे डॉट जे जो है ये भी आपको 1 होता है और के डॉट के जो है ये भी आपको 1 होता है। मतलब आई का आई के साथ डॉट ले, जे का जे के साथ ले या के का के साथ ले, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। दूसरा देख लीजिए, अगर आई का हम जे के साथ डॉट ले तो आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड cos 90 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 90? क्योंकि आई और जे के बीच जो है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 का एंगल बन रहा है, इसीलिए आई कैप और जे कैप के बीच में भी 90 का ही कोण बनेगा, यानी परस्पर लंब होगा। और ये cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, जो कि सबको 0 कर देगा। तो आई डॉट जे का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। यानी जो परस्पर लंब वाला आप कंडीशन देख रहे हैं, जैसे आई का जे के साथ या जे का के साथ या के का आई के साथ, सभी का डॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी सिमिलरली आपको करना है कि जे डॉट के भी 0 होगा और आई डॉट के जो है ये भी 0 हो जाएगा। और इसको पलट के भी आप लिख सकते हैं, जैसे आई डॉट जे 0 होगा तो आप इसको जो है, जैसे आई डॉट जे को 0 लिखे हैं, आप इसको जे डॉट आई भी करेंगे तो भी 0 ही लिख सकते हैं। जैसे हमने इसको जे डॉट के को 0 लिखा है, इसको पलट अगर दें के डॉट जे भी क्या होगा, 0 होगा। हमने आई डॉट के को अगर 0 लिखा है तो इसको अगर पलट दें तो के डॉट आई को भी आप 0 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड की बात होता है ना, इसीलिए पलटने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेट कर लेते हैं एक वेक्टर जो है, एक वेक्टर को मान लेते हैं x1i x2j या x1i y1j z1k। एक वेक्टर b जो है इसको x2i y2j z2k लेते हैं। एक वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में आई जे के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? yes, तो इसके आधार पर हम ए डॉट बी निकालना चाहते हैं, यानी x1i y1j z1k का डॉट लेना है हमें x2i y2j z2k के साथ। तो बारी बारी से काम करना। इसका अगर हम इसके साथ डॉट लें तो संख्या का डॉट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कोई स्केलर है, 2 है 3 है,
तो 2.3 करें कि 2 क्रॉस 3 करें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेक्टर में आपको स्केलर या वेक्टर की हम लोग बात करते हैं, जो वेक्टर है, इसलिए x1 x2 को सिंपली वे में लिखना है x1 x2, लेकिन जब i का i के साथ लिखेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा i डॉट आई, ऐसे लिखेंगे। x1 का y2 के साथ लिखेंगे x1 y2, और i का जब j के साथ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे i डॉट j, और फिर x1 का जब हम इसके साथ करेंगे तो लिखेंगे x1 z2 i डॉट k, ऐसे करेंगे i डॉट k। y1 का करिए सभी के साथ, तो y1 x2 j डॉट i, y1 y2 j डॉट j, और फिर इसका करेंगे लास्ट के साथ, तो y1 z2 j डॉट k। तीसरा टर्म को पकड़ते हैं, z1 x1 z1 x2 k डॉट i, z1 y2 k डॉट j, और z1 z2 k डॉट k। इसका भी बारी बारी से तीनों के साथ हमने किया। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि i का i के साथ जो डॉट होता 1 होता है, j का j के साथ जो होता 1 होता है, k का k के साथ जो होता है 1 होता है। बाकी जितना भी आप देख रहे हैं, बाकी सभी का सभी 0 हो जाएगा। यानी इसको लिखेंगे x1 x2 प्लस 0 प्लस 0, ये दोनों 0, फिर यहाँ आइए ये टर्म 0, फिर ये बच जाएगा y1 y2, फिर ये टर्म ये टर्म ये टर्म, ये तीनों 0 हो जाएगा, और फिर लिखेंगे z1 z2, ये लास्ट में आपको बच जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो ये x1 x2 y1 y2 और z1 z2 होगा। यानी अगर दो वेक्टर हम जान रहे हैं a और b कंपोनेंट के रूप में, और उसका अगर हमें डॉट लेना हो तो ध्यान रखना है i का जो गुणांक है x1 x2 उसको गुणा कर दीजिए, प्लस j का जो गुणांक है y1 y2 उसको गुणा कर लीजिए, प्लस और k का जो गुणांक है z1 z2 उसको आप गुणा कर लीजिए और सबको ऐड मार दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वही आपको डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। i का गुणांक i के साथ, j का गुणांक j के साथ, k का गुणांक, समझ रहे हैं क्या बोले? यानी i का जो गुणांक है x1 और i का जो गुणांक है x2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, प्लस j का जो गुणांक है y1 और j का गुणांक y2 दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं, प्लस k का जो गुणांक है z1 और k का गुणांक है z2 दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं। समझ रहे हैं? यही आपको इसका रिजल्ट हो गया। इसी के आधार पर अगर एक वेक्टर हम माने 2i प्लस 3j प्लस 4k और एक वेक्टर भी माने 3i माइनस j प्लस k, और इसका अगर डॉट निकालना हो, a डॉट b निकालना हो, तो i का जो गुणांक है उसको एक जगह मल्टीप्लाई करना, प्लस j का जो गुणांक है 3 और -1, ऊपर में 3 नीचे -1 गुणा करेंगे, और इधर 4 है नीचे में 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 - 3 प्लस 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 आपको 7 हो जाएगा। यही आपको आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है, लेट कर लीजिए। एक वेक्टर जो है वो i माइनस 2j प्लस 3k है, एक वेक्टर जो है वो 3i माइनस 2j प्लस k है, और बोल रहा है इसके बीच का एंगल ज्ञात करें। और हम लोग को पता है एंगल निकालने का फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b का मैग्नीट्यूड बाय a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। तो पहले डॉट तो निकाल लें, तो लिखेंगे हेंस a डॉट b बराबर i का कॉफिशिएंट 1 इंटू 3, j का कॉफिशिएंट -2 इंटू -2, और k का कॉफिशिएंट 3 इंटू 1 होगा। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो कितना हो जाएगा? ये आपको 10 हो गया। लिखेंगे देयरफॉर वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b का मैग्नीट्यूड बाई a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। पढ़े थे ना फॉर्मूला आज?
ए का मैग्नीट्यूड कितना, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड 10 हो गया, तो 10 का मैग्नीट्यूड 10 ही होगा। ए का मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ से, और बेसिक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, अंडर रूट आई का गुणांक 1 का स्क्वायर 1, जे का गुणांक -2 का स्क्वायर 4 और के का गुणांक 3 का स्क्वायर 9 होगा। बी का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो आई का गुणांक 3 का स्क्वायर 9, जे का गुणांक -2 का स्क्वायर 4 और के का गुणांक 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यानी 10 अपॉन ये आपको हो जाएगा अंडर रूट 14, और यहाँ पर भी अगर देखें तो ये भी रूट 14 है, यानी 10/14 हो जाएगा, क्योंकि डबल रूट ना आ गया तो ये आपको 5/7 हो जाएगा। तो चूंकि 5/7 का एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं जानते हैं, इसीलिए अगर यहाँ से थीटा निकालना हो तो कॉस को उधर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स 5/7 हो जाएगा। तो यही थीटा जो निकला, यही आपको इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो गया।